नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अब ये है मैथ पेडागोगी, गणित शिक्षण शास्त्र। सीटेट में 15 नंबर का गणित शिक्षा शास्त्र आता है। इसका ये पहला टॉपिक है और पहला पार्ट है। इसमें आपको नोट्स अलग से बना लीजिएगा, मेरी आपसे अनुरोध है। और 15 से 20 पेज में ये आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो आपको कम समझ में आए, क्योंकि इसमें जो विधियां हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई ज़्यादा हैं। तो जब 8 से 10 वीडियो में ये आएगा तो पूरा जब एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरा, मेरा वादा है आपसे, पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं हर एक स्टेप को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। आप ज़रा ध्यान से समझें और ध्यान से सुनें। और यदि आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा। और इसको नोट भी करिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, ताकि लॉकडाउन में जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है, जिनके पास बुक्स नहीं है, उनको घर बैठे तैयारी हो सके। बस मैं यही चाहता हूँ और मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई क्लास दूंगा तो आपको तुरंत प्राप्त हो सकेगी, उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो तैयारी टेट, सी टेट, सुपर टेट की कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा कोर्स मिलेगा, इसकी गारंटी है। पूरा एक एक आपको कोर्स कराया जाएगा। तो देखते हैं गणित शिक्षण की विधियाँ। मैथ पेडागोगी में पहला टॉपिक है आपका। अब ये है NCERT NCF 2005 के अनुसार। NCF 2005 एक है, तो इसमें जो है कैसा क्या होना चाहिए, कानून नियम ये सब दिए गए हैं। तो NCF 2005 में गणित के लिए एक परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है कि गणित विषय वह है, गणित विषय वह है, यहाँ पर वह लिख लीजिएगा। गणित विषय वह है जो बालक का गणितीकरण करे। अब ये NCF 2005 के अनुसार परिभाषा, वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग परिभाषा दी गई हैं, लेकिन ये कॉमन परिभाषा है। 20 परिभाषा अलग अलग दी गई हैं, 20 तरीके की, लेकिन जो है ये एक परिभाषा है। और आपको प्रश्न मिलता है कि NCF 2005 के अनुसार आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा गणित विषय वह है जो बालक का गणितीकरण करे। वहाँ पर आप टिक लगा देंगे और आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि गणित NCF 2005 में ये बताया गया कि गणित विषय वह है जो बालक का गणितीकरण करे। आगे है एक गणितीय पोर्टफोलियो की विषय वस्तु। अब यहाँ पोर्टफोलियो शब्द आया है। पोर्टफोलियो शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति का किसी निश्चित टाइम का लेखा जोखा या डाटा का संग्रहण। यानी कि कोई बच्चा एक निश्चित अवधि में जो कार्य करता है तो उसका जो डाटा संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। उसको पोर्टफोलियो के अंतर्गत उसका डाटा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जैसे कोई बच्चा 11 में पढ़ रहा है तो उसके 1 साल के जो क्रियाकलाप होंगे, जो उसके कार्य होंगे, क्रिया कार्यकलाप होंगे, तो उसका जो डाटा होगा वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत लिखा जाएगा। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ ए मैथमेटिक्स पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जिन पर एक विद्यार्थी एक विशेष समयावधि में कार्य कर सकता है। यानी कि जो विद्यार्थी एक विशेष समय अवधि में एक कार्य करता है, उसका जो डाटा होता है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसके कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। सुझाव या जैसे कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए, बताइए भारत की राजधानी क्या है, तो उसका एक ही उत्तर होगा दिल्ली। आप किसी से भी ये प्रश्न पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली है, उत्तर आएगा आपका दिल्ली। लेकिन यदि पूछा जाएगा बताइए कि दिल्ली को पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, दिल्ली के पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग सुझाव आएगा। यानी कि जो अलग अलग सुझाव आएंगे, अलग अलग उत्तर आएंगे, यही मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहे जाते हैं। बंद उत्तर वाले प्रश्न कहलाते हैं आपके, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होता है। आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो दिल्ली की राजधानी का उत्तर, भारत की राजधानी का उत्तर दिल्ली ही आएगा। लेकिन आप उनसे पूछा जाएगा पर्यावरण के संबंध में एक लेख लिखिए, तो हर बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उसके अलग अलग उत्तर होंगे। ये कहलाते हैं आपके मुक्त उत्तर वाले
प्रश्न। दूसरा है एक सामूहिक प्रोजेक्ट के रिपोर्ट। पोर्टफोलियो में जैसे किसी बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक समूह में दिया जाता है, 3-4 या 5-6 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत निरूपित की जाती है। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए या पूछे गए प्रश्न, यानी कि जब विद्यार्थी ने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए, कैसे तैयार किया जाए। फिर उसके जो प्रश्न होते हैं उनका संग्रहण पोर्टफोलियो में किया जाता है। एक छोटा प्रोजेक्ट, बच्चे को एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लेख, बच्चों से कहा जाता है आप समाचार पत्र पढ़ के एक लेख लिखिए या उसका शीर्षक लिखिए, आपने उससे क्या समझा, क्या पढ़ा। उसके जो लेख होते हैं वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत लिखे जाते हैं। समस्या हल करने के लिए कार्य, कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए जो कार्य करता है कि किस बच्चे द्वारा इस समस्या को हल करने में क्या क्या कार्य किए गए, तो अलग अलग कार्य जो होते हैं वो पोर्टफोलियो में लेखा जोखा उनका होता है। पोर्टफोलियो की परिभाषा को और अच्छे से समझिए। पोर्टफोलियो से निरंतर विकास की प्रगति का अध्ययन होता है, यानी कि जब बच्चा कोई कार्य करता है तो उसका निरंतर प्रगति होती है, निरंतर विकास होता है, तो उसका जो अध्ययन होता है वो पोर्टफोलियो में किया जाता है। अर्थात इसको बालक की एक निश्चित अवधि में की गई क्रिया डाटा का संग्रहण लेखा जोखा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि उसने एक निश्चित अवधि में जो कार्य किया, जो प्रोजेक्ट बनाया, जो प्रश्न उसने किए, जो भी किया, वो उसका जो डाटा का संग्रहण है वो आपका पोर्टफोलियो में किया जाता है। पोर्टफोलियो शब्द से मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि डाटा का संग्रहण, किसी एक निश्चित समय में किया गया कार्य, बस ये शीर्ष इसका बिल्कुल शॉर्ट में समझिए। अब है रूब्रिका। अगली आ जाएंगे आपकी रूब्रिका। रूब्रिका क्या कहलाती है? रूब्रिक यानी कि इसको कहें तो स्टेप मार्किंग यानी कहें तो जैसे कोई बच्चा कोई सवाल करता है तो हो सकता है उसका वो सवाल पूरा सही हो लेकिन अंत में उसका उत्तर गलत हो जाए, तो इसका मतलब उसका पूरा अंक नहीं काटा जाएगा, उसको स्टेप मार्किंग दी जाएगी क्योंकि उसने उस बच्चे ने उस सवाल में फॉर्मूला लगाया है, उसने हैंस देयर हैंस फोर लिखा है, उसने चिन्ह लगाए हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको जो है स्टेप मार्किंग दी जाएगी। तो रूब्रिक का अर्थ यदि हम बताएं तो कहें स्टेप मार्किंग। एक रूब्रिक लिखित मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे शिक्षक विद्यार्थियों के कार्यों का मूल्यांकन करता है। यानी कि एक रूब्रिक का मतलब है कि एक विद्यार्थी ने कुछ उत्तर लिखे कुछ प्रश्नों के, तो वो जो उत्तर द्वारा मार्गदर्शन किया तो शिक्षक उनका मूल्यांकन करता है, वही मूल्यांकन करता है तो उसी मूल्यांकन के हिसाब से उसको मार्क्स देता है, उसका जो मूल्यांकन कहलाता है। शब्द रूब्रिक, यहाँ पे रूब्रिक लिख लीजिए, रूप हो गया, इस प्रकार परिभाषित किया जाता है मूल्यांकन के लिए मार्ग निर्देशन का समुच्चय जो मूल निर्धारित किए जाने वाले अभिलक्षण और आयामों को स्पष्ट प्रदर्शन कसौटी तक एक रेटिंग स्केल के साथ व्यक्त करता है। रेटिंग स्केल यहाँ शब्द आया, इसका मतलब ये है कि एक निश्चित स्केल, एक निश्चित मापनी होती है। कहने का मतलब है कि अगर सवाल किया गया तो उसके लिए एक निश्चित स्टेप मार्किंग होगी कि अगर बच्चे ने आधा सवाल किया है या फॉर्मूला वन लगाया है या पूरा सवाल लगाया है तो पूरे सवाल के लिए पूरे अंक, यदि वो सिर्फ उसका उत्तर गलत है तो उसके स्टेप मार्किंग के हिसाब से उतना उत्तर नंबर काट के बाकी नंबर उसको दे दिया जाएगा। एक निश्चित स्केल किया जाता है, उसके लिए निर्धारित अंक कहते हैं। अब इसके कुछ बिंदु हैं। एक निश्चित स्केल मापदंड का मतलब हमने वही बताया कि उसके लिए एक निश्चित जो है अंक प्रदान किए जाएंगे कि अगर उसने फॉर्मूला लगाया तो 1 अंक मिलेगा, अगर उसने पूरा सवाल लगाया तो उसको 2 अंक मिलेंगे। स्केल के प्रत्येक बिंदुओं के लिए प्रदर्शन की व्याख्या करने के लिए पहले अभिलक्षण की एक सूची का मतलब है कि जैसे कोई प्रदर्शन किया यानी कोई स्केल का जो मापदंड होगा कि उसका जो दंड क्या होगा, मतलब यानी कि उसके जो नंबर मिलेंगे तो उसके लिए एक सूची तैयार की जाती है कि अगर आप फॉर्मूला वन लगाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर पूरे सवाल करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, यदि आपका उत्तर गलत है तो आपको 1.5 नंबर भी मिल सकते हैं। इस प्रकार से बिंदुओं की सूची तैयार की जाती है। नंबर 3 है विद्यार्थियों के लिए कि स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य, यानी कि विद्यार्थियों के सामने जो उसका नंबर मिला है, उसकी जो मूल्यांकन किया गया उसके सामने एक लक्ष्य प्रदर्शित कर दिया जाता है कि आपको इस सब प्रश्न में इतने नंबर मिले हैं, उसका जो लक्ष्य था उसके सामने प्रदर्शित होता है। अगली विधि है आपकी, नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके जनक सुकरात हैं।
ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन इसके जो जनक सुकरात हैं वो कॉमन तरीके से हर किताब में मिलते हैं। तो आपको ऑप्शन में जब सुकरात अक्सर मिलेगा और उसमें आप टिक लगा देंगे, तो समस्या समाधान विधि के जनक सुकरात हैं। और सेंट थॉमस भी है, अगर सेंट थॉमस कहीं मिल जाए तो ये भी सही है। अब जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है। इस समय कोई समस्या आपको हो गई तो वैज्ञानिक तरीके से आप उसका समाधान ढूंढेंगे कि हम इसका हल कैसे करें। हर समस्या का हर समाधान वैज्ञानिक तरीके से होता है। समस्या समाधान के चरण। समस्या समाधान को 5 चरणों में विभक्त किया गया है। आपका प्रश्न आता है समस्या समाधान के कितने चरण हैं, तो आपको कहीं 5 लिखा हुआ मिलेगा, तो 5 में टिक लगा देना, सही हो जाएगा। अब इसकी क्रम से आप याद रखने पड़ेंगे आपको कि पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है, चौथा चरण क्या है, 5वां चरण क्या है, क्योंकि उसमें दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है आपको कि इनमें से कौन सा चरण, कौन सा विकल्प सही है, 1 2 3 या 3 2 1 या 3 4 1, इस तरीके से आपका दे दिया जाता है। तो आपको चरण क्रमानुसार याद होनी चाहिए। तो पहला चरण है समस्याओं को स्वीकारना या पहचानना, यानी किसी बच्चे को यदि कोई समस्या है तो पहले तो समस्या की हमें पहचान पता करनी पड़ेगी, तभी तो हम समस्या हल कर पाएंगे। यदि हमें समस्या ही नहीं पता होगी तो हम उसका हल कैसे ढूंढेंगे, कैसे करेंगे। तो समस्याओं को स्वीकारना या पहचानना, फर्स्ट स्टेप। रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है समस्याओं का विश्लेषण, यानी कि जो बच्चे को जो समस्या उसका विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि इस बच्चे को समस्या है तो ये किस तरीके से है, क्या इसका समाधान हो सकता है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तीसरा अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज करना, यानी कि जो उसको समस्या है उसका फिर विश्लेषण किया। पहले तो समस्या की पहचान की, फिर उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद फिर उससे संबंधित जो समाधान है उसकी खोज करेंगे, टू सर्च द एक्सपेक्टेड मैथमेटिक रिलेशन। फिर उसके बाद है हल ज्ञात करना। जब उसकी खोज करेंगे तो उससे एक हल प्राप्त होगा कि इस समस्या का ये हल है, तो चौथा चरण होता है हल को प्राप्त करना। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है 5वां चरण उत्तर की जाँच करना, कि यानी पहले समस्या की जांच पता की, समस्या का समाधान, फिर उसका विश्लेषण किया, फिर जो है उसका खोज की, उससे संबंधित समस्या से संबंधित खोज की, फिर हल ज्ञात किया, फिर उसके उत्तर की जांच की गई। तो उससे पता चल जाता है कि उसका समाधान पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो है चेक द आंसर। समस्या समाधान विधि के गुण। इसके क्या गुण होते हैं, मुख्य गुण इसके जो हैं वो है, यह तो एक वैज्ञानिक विधि है। नंबर 1 समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। जब किसी बच्चे के सामने कोई समस्या आती है, अचानक कोई समस्या आती है, तो वो सोचने के लिए प्रेरित होते हैं कि इस समस्या का हम समाधान कैसे करें। जैसे कोई सवाल दे दिया जाता है और उसने वो सवाल कभी ना किया हो, तो अपने तरीके से जो उसने किया हो, तो जो पहले सवाल किए हो तो वो अपने तरीके से लगाने की कोशिश करेगा, यानी कि वह सोचने के लिए प्रेरित होगा। नंबर 3 है यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा जाएगा समस्या समाधान विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें आपको एक विकल्प कहीं होगा यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, वहीं पर आप टिक लगा देंगे। नंबर 4 है इससे बच्चों में वैज्ञानिक गुणों का विकास होता है, यानी जब समस्या समाधान विधि उसको दी जाती है, कोई समस्या आती है तो वैज्ञानिक तरीके से वो जब कार्य करता है, हर समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से करता है, तो वैज्ञानिक गुणों का विकास भी होता है। अगला है समस्या समाधान विधि के दोष। अब देखिए इसके कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटी हैं, तो इसके कुछ दोष भी है। सबसे बड़ा दोष इसका ये है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि हम छोटी बच्चों को समस्याएं नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि बच्चों को खेल विधि सर्वोत्तम होती है, उनको वातावरण से जोड़ के पढ़ाया जाना सर्वोत्तम होता है, उनको जो है समस्या ना देकर उनको खेल में पढ़ाया जाना ही सही होता है। तो इसीलिए इस विधि का दोष यही है कि आपसे पूछा जाएगा समस्या समाधान विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है और यह एक महंगी विधि है, क्योंकि जब कोई समस्या दी जाती है तो हो सकता है उस समस्या को सॉल्व करने में कुछ खर्च भी करना पड़े, कुछ सामान भी खरीदना पड़े, तो ये एक महंगी विधि भी है। तो ये इस गुण विधि के दोष हैं। अब है सहकारिता अधिगम विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CLA। कई बार प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि CLA का पूरा मतलब क्या है, तो इसका पूरा मतलब आपको याद करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, यानी कि सहकारिता अधिगम विधि। अब सहकारिता अधिगम विधि का मतलब है क्या। सहकारिता अधिगम विधि का मतलब है कि
कार्यों को छोटे छोटे समूह में देना। कोई भी कार्य है, कोई भी विचार है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसको छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाता है। यही कहलाती है सहकारिता, यानी कि सह यानी कि साथ में, कारिता यानी कार्य, साथ में कार्य यानी कि ग्रुप बनाकर कार्य करना। देखिए, सहकारिता अधिगम विधि ऐसे वातावरण में अधिगम को बढ़ावा देती है जहाँ विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा शैक्षिक कार्य को पूरा करने के लिए मिलजुल कर सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। यानी कि उनको ऐसा वातावरण दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत कि वो अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में अपने कार्य जो है करते हैं, मिलजुल कर सहयोग पूर्वक करते हैं। इससे सहयोग की भावना भी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? ये फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताया जाएगा। इससे संबंधित आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, प्रश्न भी मिलेंगे, पिछले साल में आए हुए प्रश्न भी मिलेंगे। जब आप ये सब कर लेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपको जो 15 नंबर का ये जो गणित शिक्षण है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखकर, समझकर, अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़िए। बस नोट्स बनाकर लेकिन ज़रूर पढ़िए। आपको अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि नहीं अच्छा लगा तो आप बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि आपने नहीं किया या आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो लोगों की तैयारी नहीं हो पा रही है, लॉकडाउन में कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो घर बैठे तैयारी कर सके। मैं फ्री में क्लास दे रहा हूँ, इसका कोई शुल्क नहीं है। बस आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।